गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। सबसे पहले हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का अध्ययन करेंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि 1492 ईस्वी में कोलंबस ने सबसे पहले अमेरिका की खोज की, उसका पता लगाया। अमेरिका की यह खोज विश्व की एक महान घटना सिद्ध हुई। यूरोप वासियों को जैसे ही इसका पता लगा, उन्होंने अपना पूरा ध्यान इसकी तरफ केंद्रित कर दिया। यूरोप के तत्कालीन शक्तिशाली एवं व्यापारिक देश जिनमें स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस आदि ने वहाँ अपने उपनिवेश स्थापित करने शुरू कर दिए। और शुरू भी क्या, उनमें आपसी होड़ सी मच गई यहाँ उपनिवेश स्थापित करने की। इंग्लैंड वालों ने वहाँ अपनी 13 बस्तियाँ बसा ली। इन बस्तियों का शासन प्रबंध इंग्लैंड की संसद के पास था। धीरे धीरे इन बस्तियों पर इंग्लैंड का कठोर नियंत्रण होने लगा। सबसे पहले इन्हीं उपनिवेशों ने विद्रोह शुरू किया और यह विद्रोह इतना महत्वपूर्ण था कि इसे ही अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण। सबसे पहला कारण उपनिवेशवासियों का चरित्र। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम विदेशों से प्रारंभ नहीं किया गया था। इसके आरंभ करने वाले इंग्लैंडवासी ही थे। जब इंग्लैंड के कैथोलिक लोगों ने जेम्स प्रथम द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी गई और टेस्ट अधिनियम को समाप्त किया गया, तो वे फ्लावर नामक जहाज़ में बैठकर अमेरिका गए। ये लोग 1620 में अमेरिका पहुँचे। वहाँ जाने पर इनके आचार विचार में परिवर्तन आने लगा। वे इंग्लैंड के प्रति वफादार नहीं रहे। इसके अलावा इंग्लैंड की सरकार ने जहाज़ों की तलाशी लेकर अमेरिका से भले आदमियों को जाने से रोकने का भी प्रयास किया। अतः अमेरिका जाने वाले लोगों में ऐसे आदमी कम थे जो कि इंग्लैंड के हित की बात सोचते थे। अमेरिका में इंग्लैंड वासियों को भूमि तो काफ़ी मिल गई वहाँ, और वहाँ बसने भी लगे। इस कारण इंग्लैंड वासियों ने अपने साथ अन्य देशों के लोगों को भी बसने की अनुमति दे दी। इस कारण भी अमेरिका के उपनिवेशों के लोगों में इंग्लैंड के प्रति देशभक्ति की भावना कम हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि उपनिवेशवासियों के लोग इंग्लैंड विरोधी होने लगे। उनमें इंग्लैंड का हित चाहने वाले कम ही लोग रह गए थे। अब इस प्रकार से उपनिवेशवासियों का जो चरित्र था वो स्वतंत्रता प्रिय होने लगा। दूसरा कारण उपनिवेशवासियों पर इंग्लैंड के प्रशासन का प्रभाव। अमेरिका के उपनिवेशों के निवासी इंग्लैंड से आए थे। उन पर इंग्लैंड की राजनीति एवं प्रशासन का गहरा प्रभाव था। वे अमेरिका में बैठे बैठे इंग्लैंड में होने वाले राजनीतिक परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। उन्हें मालूम था कि इंग्लैंड के शासन में संसद कितनी शक्तिशाली हो रही थी। उन्हें यह भी ज्ञात था कि इंग्लैंड की संसद ने अपने राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी पर लटका दिया था तथा जेम्स द्वितीय को 1688 में इंग्लैंड की गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया था। अधिकांश अमेरिकी अंग्रेज मूल के थे, अतः उनमें भी वे ही राजनीतिक भावनाएं विद्यमान थी जो इंग्लैंड में इन क्रांतिकारी घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हो रही थी। उन्हें इंग्लैंड में संसदीय मान्यता विरासत में मिली थी। इस कारण वे अपने यहाँ इंग्लैंड द्वारा थोपी सरकार को पसंद नहीं करते थे। वे अपने ऊपर इंग्लैंड की सरकार द्वारा थोपे हुए गवर्नरों को भी पसंद नहीं करते थे। अतः उनमें विरोध बढ़ना स्वाभाविक था। तीसरा कारण इंग्लैंड का दोषपूर्ण शासन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में उपनिवेशों की
शासन व्यवस्था में अनेक त्रुटियां थी, जिसके कारण उपनिवेशवासियों में बहुत असंतोष रहता था। अमेरिका में इंग्लैंड के अधीन 13 उपनिवेश थे, जिन पर कोई केंद्रीय सरकार नहीं थी जो उनकी ओर से प्रतिनिधित्व करती अथवा सारी बस्तियों पर एक इकाई के रूप में राजनीतिक अनुशासन को बनाए रखती। उपनिवेशों के गवर्नर प्राय इंग्लैंड के सम्राट की ओर से नियुक्त किए जाते थे और उसी के प्रति वे वफादार रहते थे। उपनिवेश के लोग इस व्यवस्था से असंतुष्ट थे। वे चाहते थे कि इन गवर्नरों को उनकी व्यवस्थापिकाओं के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। इंग्लैंड की सरकार द्वारा निर्मित कानूनों का उपनिवेशों के लोग विरोध करते थे और अपने कानूनों का निर्माण स्वयं करना चाहते थे। असेंबलियों के सदस्य अपनी इच्छानुसार गवर्नरों तथा न्यायाधीशों का वेतन घटा देते थे। इन सब बातों से उपनिवेशों और ब्रिटिश सरकार के बीच मनमुटाव बना रहता था। चौथा कारण, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763। यह सप्तवर्षीय युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच यूरोप में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और कनाडा पर उनका अधिकार हो गया। अब उपनिवेश फ्रांसीसी संकट से मुक्त हो गए थे और उनको अपनी रक्षा के लिए इंग्लैंड की आवश्यकता नहीं थी। अतः उपनिवेश के लोग इंग्लैंड से शीघ्र व सीधी टक्कर लेने के लिए तैयार हो गए। अब उपनिवेशवासी इंग्लैंड की पहले से अधिक अवहेलना करने लगे। फ्रांस के विरुद्ध अंग्रेज सैनिकों के साथ उपनिवेशों के सैनिक भी लड़ रहे थे, जिसके फलस्वरूप उनको सैनिक अनुभव प्राप्त हो चुका था। उन्होंने अपनी शक्ति को पहचान लिया था, अतः अब वे इंग्लैंड के विरुद्ध खड़े होने के लिए तैयार थे। पांचवा कारण, देशवासियों का बौद्धिक विकास। उपनिवेशवासियों में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध असंतोष उत्पन्न करने में तत्कालीन लेखकों और दार्शनिकों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन लेखकों में टॉमस पेन, सैमुअल एडम्स, जेम्स पैट्रिक हेनरी आदि प्रमुख थे। टॉमस पेन की पुस्तक कॉमन सेंस ने उपनिवेशवासियों को अत्यधिक प्रभावित किया। इसमें स्वतंत्रता की प्रशंसा और राजा के दैवीय अधिकारों की आलोचना की गई। सैमुअल एडम्स ने अमेरिकी लोगों में क्रांति की भावना को प्रबल बनाया और देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने की प्रेरणा दी। इस प्रकार लेखकों और दार्शनिकों ने इंग्लैंड की सरकार को दूषित शासन व्यवस्था एवं स्वार्थपूर्ण आर्थिक नीति का पर्दाफाश किया और उपनिवेशवासियों को अपने राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लड़ने के लिए उत्तेजित किया। पांचवा कारण, उपनिवेशवासियों का आर्थिक शोषण। इंग्लैंड की सरकार उपनिवेशवासियों का आर्थिक शोषण कर रही थी, अतः उसने अपने लाभ की दृष्टि से व्यापार और उद्योग संबंधी कई कानून पास किए, जिनमें नौ संचालन कानून। इंग्लैंड की सरकार ने ऐसे नौ संचालन कानून पास किए जिसके द्वारा 1651 ईस्वी में यह व्यवस्था कर दी गई कि उपनिवेशों में व्यापार कार्य केवल इंग्लैंड, आयरलैंड तथा स्वयं उपनिवेशों के जहाज़ों के माध्यम से ही हो सकता था। यह भी व्यवस्था की गई कि सभी प्रकार के कच्चे माल को जिसकी इंग्लैंड को आवश्यकता थी, बिना इंग्लैंड के बंदरगाहों पर लाए उपनिवेशों से दूसरे स्थानों पर निर्यात नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा कई व्यापारिक अधिनियम लागू किए। इन नियमों के अनुसार अमेरिकी उपनिवेशवासी कुछ वस्तुओं जैसे चावल, तंबाकू, लोहा, कच्चा चमड़ा एवं नौसैनिक सामान आदि का निर्यात केवल इंग्लैंड को ही कर सकते थे, अन्य देशों को नहीं कर सकते थे। तीसरा, औद्योगिक नियम। 1689 ईस्वी में अमेरिका से ऊनी माल के निर्यात को बंद कर दिया गया। 1732 में तोपों के निर्यात को भी बंद कर दिया गया। 1750 ईस्वी में उपनिवेशों में लोहे के कारखाने स्थापित करने पर प्रतिबंध लगा दिए गए। जब इंग्लैंड की सरकार ने उपयुक्त नियमों का कड़ाई से पालन करना शुरू कर दिया तो उपनिवेशों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। नई आर्थिक नीति। इनमें शुगर एक्ट 1764,
इसमें इंग्लैंड की सरकार ने शुगर एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार विदेशी रम का आयात बंद कर दिया गया, छोले पर भी कर लगा दिया गया तथा शराब, कॉफ़ी आदि पर भी कर लगा दिया गया। इससे उपनिवेशवासियों में तीव्र असंतोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने इस अधिनियम का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके अलावा नेविगेशन एक्ट 1651, इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं ऊपर। करेंसी एक्ट 1764 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने करेंसी एक्ट पास किया, जिसके अनुसार उपनिवेशों को पत्र मुद्रा चलाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। उनसे कहा गया कि उनके पास जितने भी कागज़ की मुद्रा है उसे सरकार को लौटाए। इस कानून से उपनिवेशवासियों का आर्थिक संकट बढ़ गया, क्योंकि उनके पास नकद रुपयों की कमी थी। अतः उपनिवेशों ने इस कानून का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके अलावा खोज वारंट अधिनियम, इंग्लैंड की सरकार ने तस्कर व्यापार को रोकने के लिए खोज वारंट अधिनियम भी पास किया, जिसके अनुसार राजस्व अधिकारियों को अमेरिका के लोगों के मकानों की तलाशी लेने का अधिकार मिल गया। उपनिवेशों ने इस कानून का भी विरोध करना शुरू किया, क्योंकि वे इसे अपने मौलिक अधिकारों का हनन मानते थे। अगला कारण ग्रेनविल का स्टाम्प एक्ट 1765। अमेरिकी उपनिवेशों से धन प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने 1765 में एक स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं, करारनामों, लाइसेंसों, विज्ञापनों आदि पर सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के टिकट लगाना अनिवार्य कर दिया। इस एक्ट से उपनिवेशों के लोग क्रोधित हुए। वे कहने लगे कि जब उनकी ओर से अंग्रेजी पार्लियामेंट में कोई प्रतिनिधि ही नहीं है तो अंग्रेजी सरकार उन पर टैक्स नहीं लगा सकती, ये असंवैधानिक है। और इसी के तहत एक नारा बुलंद हुआ, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, अर्थात प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अब उपनिवेशवासियों ने अंग्रेजी माल का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इस एक्ट ने उपनिवेशों के लोगों में एकता भी उत्पन्न कर दी और उन्होंने पारस्परिक झगड़ों को बुलाकर इंग्लैंड के विरुद्ध सामूहिक रूप से संघर्ष करना शुरू कर दिया। आयात कर अधिनियम 1767। 1767 में इंग्लैंड के वित्त मंत्री चार्ल्स टाउनसेंड ने चाय, कागज़, शीशा, कांच, रंग इन वस्तुओं पर आयात कर लगा दिया, जिससे उससे होने वाली आय उपनिवेशों में ब्रिटिश सरकार की ओर से नियुक्त गवर्नरों तथा राजकीय कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चों के भुगतान के लिए व्यय किया जा सके। इसके विरुद्ध उपनिवेशवासियों में कई स्थानों पर दंगे हुए। उपनिवेशवासियों ने इंग्लैंड में बने सामान का बहिष्कार शुरू कर दिया। अंततः अन्य वस्तुओं पर तो आयात कर हटा दिया, सिर्फ चाय पर आयात कर रहने दिया गया। लेकिन उपनिवेशवासी किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना चाहते थे, अतः उन्होंने इस नाममात्र के चाय के कर को भी हटाने का निश्चय कर लिया। बोस्टन हत्याकांड। उपनिवेशों के विद्रोह की आशंका से इंग्लैंड की सरकार ने बोस्टन नगर के गवर्नर की सुरक्षा के लिए वहां 2 सैनिक टुकड़ियां नियुक्त कर दी। 5 मार्च 1770 को बोस्टन के उपनिवेशों तथा ब्रिटिश सैनिकों के बीच झगड़ा हो गया। इसमें 5 उपनिवेशवासी मारे गए। इसे बोस्टन हत्याकांड कहा गया। इस घटना से उपनिवेशवासियों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। बोस्टन टी पार्टी। लॉर्ड नॉर्थ ने प्रधानमंत्री बनने के बाद उपनिवेशों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। उसने चाय के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं पर कर हटा दिया। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को भी भारत से सीधा अमेरिका को चाय भेजने का अधिकार दे दिया और उस पर नाममात्र का कर लगा दिया गया। यद्यपि अब उपनिवेशों के लोगों को बहुत सस्ते मूल्य पर चाय मिलने लगी, किंतु वे प्रसन्न होने की बजाय और भड़क गए कि अंग्रेजी सरकार को उन पर कर लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है। अब उपनिवेशों में अव्यवस्था भी फैलने लगी। जब इंग्लैंड की सरकार ने विद्रोहियों को दबाने का प्रयास किया तो स्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई। इसी समय 26
दिसंबर 1773 को रात को लगभग 50-60 व्यक्तियों ने आदिवासियों का वेश धारण कर बोस्टन नगर बंदरगाह पर भारत से लेकर आए जहाज़ पर धावा बोल दिया और चाय की लगभग 340 पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। इतिहास में इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना गया। इस घटना से उपनिवेशवासियों तथा इंग्लैंड की सरकार के बीच कटुता और बढ़ गई। दमनकारी कानून। बोस्टन टी पार्टी की दुर्घटना से ब्रिटिश सरकार को और ज़्यादा नुकसान हुआ और ब्रिटिश सरकार इससे भड़क भी गई और ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशवासियों को दंड देने का निश्चय किया। बोस्टन पोर्ट एक्ट के द्वारा बोस्टन बंदरगाह बंद कर दिया गया, जिससे हजारों व्यक्ति बेरोजगार हो गए। मैसाचुसेट्स गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा उपनिवेशों में स्वशासन को समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के अनुसार उपनिवेशों के राजनीतिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया। क्यूबेक एक्ट के द्वारा कनाडा के कैथोलिक लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी, जिससे प्यूरिटन लोग काफ़ी नाराज़ हुए। ब्रिटिश सरकार के इस दमनकारी कानूनों से उपनिवेशवासियों में तीव्र असंतोष उत्पन्न हुआ। प्रथम तथा द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस। ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों से उपनिवेशवासी और ज़्यादा उत्तेजित हुए। अपने पारस्परिक अधिकारों की रक्षा के लिए उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने 5 सितंबर 1774 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में एक सभा आयोजित की। इस सभा में यह प्रस्ताव पास किया गया कि अंग्रेजी सरकार को उपनिवेशों पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इंग्लैंड की सरकार द्वारा पास किए गए कानूनों की कड़ी आलोचना की गई। युद्ध आरंभ करने से पूर्व उपनिवेशों ने ऑलिव ब्रांच पिटीशन नामक एक प्रार्थना पत्र अंग्रेजी सरकार को भेजा, जिसमें उन्होंने 1765 ईस्वी के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए लगभग 13 कानूनों को रद्द करने की मांग की, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस प्रार्थना पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया। 19 अप्रैल 1775 को लेक्सिंगटन गांव के निकट ब्रिटिश सेना का मार्ग रोकने के प्रयास में लगभग 8 उपनिवेशी मारे गए। इससे उपनिवेशों में और असंतोष फैला। 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष शुरू करने की घोषणा की गई। इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में लेक्सिंगटन का युद्ध 19 अप्रैल 1775 को आरंभ हुआ। अगस्त 1775 में जॉर्ज तृतीय ने अमेरिकी बस्तियों को विद्रोही घोषित कर दिया। जून 1776 तक अंग्रेजी सेना का पलड़ा भारी रहा। अमेरिकी सेनाओं ने और नेताओं ने शीघ्र ही यह आभास कर लिया कि हमारी पराजय विजय में तब तक परिणित नहीं होगी जब तक हम इंग्लैंड से पूर्णतः संबंध नहीं तोड़ लेंगे। विजय के लिए विदेशी सहायता भी आवश्यक थी। अतः 4 जुलाई 1776 को 13 बस्तियों ने फिलाडेल्फिया में आयोजित सम्मेलन में इंग्लैंड से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और यही 4 जुलाई अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाने लगा। परंतु 1776 में ही वाशिंगटन को अंग्रेज जनरल विलियम हो से बंकर हिल पर परास्त होना पड़ा। इस पराजय से जॉर्ज वाशिंगटन निराश नहीं हुए और अक्टूबर 1777 ईस्वी में उसने सरेटोगा पर महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। इस लड़ाई में अंग्रेज सेना नायक बर्गायन पराजित हुआ। इस लड़ाई ने यह बता दिया कि अशिक्षित अमेरिकी स्वयंसेवक शस्त्रों से सुसज्जित अंग्रेज सैनिकों से युद्ध कर सकते थे। दूसरे,
इस विजय के उपरांत ही फ्रांस ने अमेरिका के साथ एक सैनिक समझौता भी किया और उस समझौते के अनुसार उसने अमेरिका को सैनिक सहायता देने का वायदा दिया। इसके बाद कॉर्नवालिस व क्लिंटन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाओं ने सवाना और चार्लेस्टन बंदरगाहों पर अधिकार कर लिया, परंतु फ्रांस का जहाजी बेड़ा आ जाने के कारण कॉर्नवालिस की विजय अब पराजय में बदलने लगी। 7 अक्टूबर 1780 को किंग माउंटेन पर और 19 अक्टूबर 1781 को यॉर्क टाउन पर परास्त हो गया। यॉर्क टाउन में कॉर्नवालिस का परास्त होना इस युद्ध की बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने जब इस पराजय का पता लगा तो लॉर्ड नॉर्थ के ये कथन थे, हे ईश्वर, सब कुछ समाप्त हो गया। इसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूर्ण हुआ और पेरिस की संधि के तहत इंग्लैंड द्वारा अमेरिका की 13 बस्तियों को स्वतंत्रता दी गई। इस प्रकार अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध पूर्ण हुआ और इस स्वतंत्रता संग्राम ने विश्व को प्रभावित किया। धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे।